अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप में एरियाज़ ऑफ एसेंशियल एंटरप्रेन्योर स्किल पढ़ने हैं। आप लोगों को जो मैंने सेकंड चैप्टर भेजा था पीडीएफ में, ये उसी के अंदर से ये टॉपिक कवर हो रहा है, इसलिए आज मैं आपको कोई और पीडीएफ शेयर नहीं कर रही। तो जो सेकंड चैप्टर है उसी को आप रेफ़र करेंगे। उसका ये टॉपिक है एरियाज़ ऑफ एसेंशियल एंटरप्रेन्योर स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए बच्चे जो ऐड हुए हैं इस्लामियात वाले भी, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हम किसी भी बिज़नेस ऐसे बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें इनोवेशन की जाती है, रिस्क टेकिंग की जाती है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए, और उसको ग्रो करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी आप बिज़नेस आइडिया लेकर आएँ, अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ मार्केट में, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मिसिंग है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें की खूबियाँ लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हैं, तो आप उस गैप को फिल करने के लिए अपने एक आइडिया लेकर आते हैं। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज़ करना, और फिर उस आइडिया को वर्केबल बनाने के लिए आप अपनी तमाम तर स्टेप्स करते हैं, जिसे एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था। वो आपके चैप्टर 1 में मौजूद हैं, और आप उस प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में लेकर आते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू मार्केटिंग वगैरह वगैरह। वो एक प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर की जो स्किल्स होनी चाहिए उसके डिफरेंट एरियाज़ हैं, यानी स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर की स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। ये स्किल्स जो हैं एंटरप्रेन्योर को हेल्प आउट करती हैं ताकि वो अपना बिज़नेस बिल्ड करे, उसे ग्रो करे और उसे सस्टेन करे, यानी कि पहले वो उसकी बुनियाद रखे, फिर वो उसको बढ़ाए और उसको मेंटेन करे अपने लेवल को। तो की एरियाज़ ऑफ एसेंशियल एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में सबसे पहला एरिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस जो है वो फाइनेंस के बगैर नहीं चलाया जा सकता, उसकी बुनियाद नहीं रखी जा सकती, और हर एक के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। समटाइम्स एक सिंगल पर्सन एंटरप्रेन्योर का रोल अदा कर रहा होता है, तो उसके पास अपने ही जो लिमिटेड बजट या फाइनेंस होता है उसको प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट वे में यूटिलाइज़ करना होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है उसको अपना कैश फ्लो, बजट्स और प्रॉफिट्स को मैनेज करना आना चाहिए। उसे देखना आना चाहिए कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो कैसी चल रही है, यानी कि उसमें उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा आ रही हैं, या रेवेन्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। अगर रेवेन्यूज़ ज़्यादा होंगे तो उसका प्रॉफिट भी होगा, और फिर उससे पता चलेगा कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, या उसे करेक्शंस की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में उसे अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए किस तरह से करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे सारा ब्लैकली और स्पैनेक्स जो हैं, उन्होंने $5000 के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने हर कॉस्ट का रिकॉर्ड रखा और फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्टली लिए, और इससे वो $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट हो गए। अब ये विद इन डेज़ नहीं हुआ, इस पर काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट इतनी अच्छी की थी कि वो एक कामयाब कंपनी बन गए। दूसरा है मार्केटिंग एंड सेल्स। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट जो है वो रेडी कर लिया, तैयार कर लिया, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट टू द मार्केट, टू द कस्टमर्स, कि उन्हें पता चले कि उनके लिए एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, एक इनोवेशन हुई है, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, अनफुलफिल्ड नीड्स को पूरी करने के लिए, और किस तरह से आपने उसको प्रमोट करना है, अपने कस्टमर्स फाइंड करने हैं, मार्केट में अपनी जगह बनानी है, और राइट ऑडियंस अपने प्रोडक्ट के लिए आपने कैसे ढूंढनी है, लॉयल बायर्स कैसे आपने तलाश करने हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आप वीडियो एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो कंपनीज़ जो हैं वो तेज़ी से ग्रो करती हैं, जो कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और सेल्स स्ट्रेटजीज़ को बड़ी बेहतरीन तरीके से चलाती हैं। जैसे कि इन्होंने मिसाल दी हुई है, डॉलर शेव क्लब जो है, उन्होंने एक वायरल वीडियो यूज़ की थी अपने रेज़र्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए, और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा यंग पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हुए अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ, और इतनी वो ग्रो की कंपनी के यूनिलीवर ने उसको बाद में $1 बिलियन की वर्थ में ख़रीद लिया। तीसरा एरिया जो है वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स का है, वो लीडरशिप एंड पीपल मैनेजमेंट।
अब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अकेला काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी एक टीम होती है। जैसे उसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसे फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसमें फिर एक टीम को लेकर चलने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो किस तरह से गाइड करे, अपनी टीम को लीड करे, गाइड करे कि वो अपनी सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली वर्क कर सकें, उनको टास्क प्रॉपर तरीके से समझाए, उनकी जो स्किल्स से फ़ायदा उठाए और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को खुश रखना और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, ये दोनों काम जो हैं वो एंटरप्रेन्योर को आने चाहिए। नेक्स्ट एरिया सॉरी, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग है। अब नेटवर्किंग क्या है? अब एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना तनहा बिजनेस नहीं चलाता, उसको समटाइम्स इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल फ्लो के लिए, और उसे अपनी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एफिलिएटेड अदर कंपनीज की ज़रूरत होती है, जिनसे वो अपना रॉ मटेरियल, अदर थिंग्स जो है वो बाय करते हैं, जैसे मार्केटिंग आप दूसरों से करवाते हैं। तो नेटवर्किंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, ना सिर्फ आपका सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, बल्कि इन्वेस्टर्स के साथ भी। तो इससे तेज़ी से ग्रो करते हैं कंपनीज, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग जो है उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल है जो एंटरप्रेन्योर को अदा करना होता है, बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी वो अपना काम कर रहा है, आइडिया को रियलिटी में बदल रहा है, तो इसके लिए ना सिर्फ वो अपनी मनी लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, बट ही इज़ अनसर्टेन अबाउट द रिजल्ट्स। एंड ऑफ द डे उसको, उसकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या फेलियर होगी, उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो इट इज़ कम्प्लीटली रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, उनको असेस करना पड़ता है, उसके बाद उसको उसमें से पोटेंशियल जो डेंजर्स हैं, ये रिस्क हैं, उनको रिड्यूस करना आना चाहिए। और जैसे कि एलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेकर अपने पैसे लगाए, और लेकिन उसने उसको बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज किया, और कैलकुलेटेड रिस्क था उसका, तो वो लीड कर गया। फिर है जी अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आती हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स में, उनकी नीड्स में, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, मार्केट के अंदर चेंज आता है, तो उसको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आप अपनी जगह पे, एक जगह पे स्टक होकर रह जाएंगे और अपडेटेड नहीं होंगे, मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करेंगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे नेटफ्लिक्स जो है, उन्होंने स्टार्टेड एज अ डीवीडी रेंटल सर्विस, लेकिन जब स्ट्रीमिंग पॉपुलर हुई तो उन्होंने भी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और डिजिटल कंटेंट की तरफ आ गए, और जाहिर है उन्होंने ग्रो किया और एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग में वो एक बड़ा नाम बन गए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखें, जो भी काम आप कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये काम एंटरप्रेन्योर का एज ए लीडर होता है, टीम मैनेजर होता है, कि वो अपने प्रॉब्लम्स जो भी उसे फेस करने पड़ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है विद इन ड्यू टाइम, और ताकि आप उन सिचुएशंस को समझ सकें और चैलेंजेस जो हैं उनको सॉल्व कर सकें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं अगर आपके अंदर हैं, आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना, ये बहुत अहम स्किल्स होती हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। जैसे उबर की इन्होंने बताई, एक एग्जांपल दी है कि रेगुलेटरी और लॉजिस्टिकल इश्यूज़ थे, उसने ट्रैविस ने उनको रिजॉल्व किया और फिर वो सक्सेसफुल हो गए वर्ल्ड वाइड। ये है जी कस्टमर सर्विस एंड एम्पैथी। अब एंटरप्रेन्योर जो है उसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझना आना चाहिए। ये उसके लिए स्मार्ट वे होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की, कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझे, उनकी नीड्स को समझे, एक्सीलेंट सर्विस दे, ऐसी प्रोडक्ट्स दे जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को टारगेट करती हों। ठीक है, तो जैसे कि हावर्ड शर्ट्स जो है उसने कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को स्टारबक्स पे फोकस किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट्स को किया, थर्ड प्लेस क्रिएट की बिटवीन होम एंड वर्क, एंड कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का, और उनकी लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ट हुआ, और स्टारबक्स जो है वो एक बड़ा ग्लोबल कॉफ़ी ब्रांड बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड्स को जो है वो फोकस किया था और उसके मुताबिक मोल्ड किया अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को। फिर इनोवेशन है और क्रिएटिविटी है।
नो डाउट ये बहुत की स्किल्स हैं जो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। इसके बगैर आप कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में ला ही नहीं सकते। आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी की 2 स्किल्स आपके अंदर होना ज़रूरी है। जब तक कि आप नया आइडिया नहीं आएगा तो तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे स्टीव जॉब्स हैं, उन्होंने इनोवेशन की बहुत बड़ा नाम है एप्पल में, आईफोन, आईपॉड, मैकबुक, तो ग्राउंड ब्रेकिंग रही है इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर। आपको पता है कि इनका कोई मुवाजना नहीं रहा सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी की वजह से। फिर टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी। देखें, आपको ज़ाहिर है जो टास्क करने होते हैं विद इन ड्यू टाइम करने होते हैं। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे अगर टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स अपने लेकर आ रहे हैं, तो गर्मियों के कपड़े अगर वो प्री समर में ही लॉन्च नहीं करेंगे टाइमली, तो वो किस तरह से उनकी बुकिंग होगी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे और टाइमली वो अपना बिजनेस रन करके अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो दूसरे जो उनके राइवल्स हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो होती है, डेडलाइन मीट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने विद इन ड्यू टाइम अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, वक्त पे लॉन्च करें। अगर लेट हो जाएंगे आप तो फिर आप जो हैं वो मार्केट में compete नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऑर्गेनाइज रहना ज़रूरी होना चाहिए। आपको हैंडल करना होता है, मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम मैनेज करना होता है, और इससे ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप एफिशिएंटली मैनेज करें अपने टाइम को। फिर है जी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड विजन। ज़ाहिर है एंटरप्रेन्योर ने एक वक्ती टास्क नहीं करना होता, वन टाइम टास्क नहीं है उसका। बिजनेस उसे लॉन्ग टर्म ग्रो करना होता है, उसे सस्टेन करना होता है, तो उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन को एक बुक स्टोर के तौर पे स्टार्ट किया था और ग्लोबल जायंट उसने बना दिया उसको, आपको पता है, ई कॉमर्स का। और ज़ाहिर है ये उसने ऐसे ही नहीं किया अचानक से, मतलब ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जिसने उसे अमेज़ॉन का फ्यूचर, उसने पहले ही उसका विजन उसके माइंड में आ गया और उसने जो है वो इस तरह से इसको चलाया कि चलते चलते वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। फिर है जी रेजिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एंटरप्रेन्योर को हमेशा सक्सेस ज़रूरी नहीं हो, उसे सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ता है, स्ट्रेसेस का सामना भी करना पड़ता है, लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है, हर्डल्स का सामना भी करना पड़ता है, फेलियर्स आते हैं, लेकिन वो उनसे घबराता नहीं है, बल्कि उसमें रेजिलियंस होती है, उसमें कम बैक करने की ख्वाहिश होती है, एफ़र्ट करता है उसके लिए वो, और वो रिकवर करने की कोशिश करता है, स्टेबल रहने की कोशिश करता है, इमोशनली स्टेबल रहता है और उन लॉसेस को, सेटबैक्स को बर्दाश्त करता है और फिर इंटेलिजेंटली वाइज वे में वो कम बैक करता है। जैसे वॉल्ट डिज्नी से बहुत सारे फेलियर्स शो देखे, लेकिन अब देखें तो बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। फिर है लीगल नॉलेज एंड कंप्लायंस। ज़ाहिर है बिज़नेस चलता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसलिए आपको ये शो कर देखना ज़रूरी होता है कि बिज़नेस के हवाले से आपकी कौन कौन सी लीगल इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आपको पूरा करना होता है। मिसाल के तौर पे मार्क ज़करबर्ग फेस किए थे लीगल इश्यूज़ फेसबुक को बिल्ड करने के लिए, और जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, डाटा प्राइवेसी होती हैं, तो लीगल टीम उसने हायर की जिसने उनसे ये प्रॉब्लम्स हैंडल करने में मदद की। और फिर फेसबुक जो है रूल्स को फॉलो करते हैं। फिर जैसे कि सोशल मीडिया में लोगों जो अपना डाटा या देते हैं उसकी प्राइवेसी की आपने देखी होंगी कि काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं जिनको एक्सेप्टेंस के बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है इस वजह से फ़ेसबुक में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए क्योंकि लीगल नॉलेज को लेकर चले थे। तो ये आपका आज का लेक्चर था। किसी किस्म के कोई अगर आपके क्वेश्चंस हों तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज़।